नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जनसभा में पहुंचे। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए आए। धामी ने अपने साहसिक निर्णय और विकास कार्य और जनता पर भरोसा के जरिए उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है। उनकी निर्णय क्षमता, जनप्रियता और उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत आवाज भी बना रही है। उत्तराखंड से निकलकर वे अब देश भर में विकास, जनविश्वास का प्रतीक बन चुके हैं। जिनका वक्तव्य आप सब लोगों ने सुना, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और आप सबके अत्यंत प्रिय डॉक्टर सुकांता मजूमदार जी, महासचिव भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल, पूर्व सांसद और उत्तराखंड प्रदेश में हमारे यहाँ प्रभारी भी रही श्रीमती लाकेट चटर्जी जी, श्री देवाश्री चौधरी जी, माननीय पूर्व मंत्री भारत सरकार एवं उपाध्यक्ष भाजपा, सुकल्याण वैद्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, कौस्तुभ बच्ची जी, यात्रा प्रमुख तनुजा चक्रवर्ती जी, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल, राजेंद्र शाह जी, यात्रा प्रमुख अर्जुन सिंह जी, श्री सरस्वती मंडल जी एवं हमारे घोष जी, जिन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पर छोटे से समय में वो गागर में सागर भरने का काम किया। ऐसे प्रमुख अभिनेता हमारे और मंच पर आसीन सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण, समस्त जिला पदाधिकारीगण भारतीय जनता पार्टी, समस्त हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, विभाग का उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित हिंगलगंज क्षेत्र के मेरे भाइयों एवं बहनों, मेरे साथ कार्यक्रम में उपस्थित श्री विनय रोहेला जी, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति उत्तराखंड, श्री नंद प्रसाद जी, श्री रुद्रन घोष जी, संदीप बनर्जी जी, विभाग कन्वीनर एवं मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो परिवर्तन यात्रा में आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका दूर दराज के क्षेत्र से आई हुई समस्त अपनी माताओं का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, मेरा किया, सुकांता जी का किया, लाकेट जी का किया, सारे पदाधिकारियों का किया। मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज इस ऐतिहासिक नगरी में आप सबके बीच में आकर सच में मैं बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, इसलिए सौभाग्य की बात है कि जहां से गंगा मैया निकलती है, गंगा मैया का जहां उद्गम स्थल है गौमुख गंगोत्री, और उस स्थल से आज आपके बीच में मुझे गंगा के अंतिम छोर गंगा सागर की इस पावन धरती पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भले ही उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल भौगोलिक रूप से बहुत दूरी है, उत्तराखंड और मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, लेकिन मां गंगा गंगोत्री से चलकर पवित्र प्रवाह हमारे दिलों को जोड़ती है और हम सबको एक सूत्र में बांधने का काम करती है। मुझे यहां आकर जीवन का एक बहुत पुराना प्रसंग याद आ गया और दरअसल मुझे आनंद फिल्म बहुत पसंद थी। उसका वो फेमस डायलॉग, अमी तमाको भालोबासी बाबू मोसाई, ये सुनने में बहुत मीठा लगता था और उस डायलॉग की जो मिठास है उसने मेरे अंदर जो बंगाल की महान संस्कृति है उसको जानने की जिज्ञासा पैदा करी। और वैसा भी मैं अभी सुकांता से कह रहा था और लाकेट जी हमारे यहाँ प्रभारी रही,
मेरा बचपन जो बांग्लादेश से 1971 के बाद लगातार एक बड़ी संख्या में जो शरणार्थी वहाँ बांग्लादेश से आए, वो सब मेरे घर के आसपास, मेरा जो उधम सिंह नगर जनपद है, कई लाखों की संख्या में वहाँ है। तो उनके बीच में ही मैं भी पला बड़ा और इसलिए यहाँ की संस्कृति से भी और बंगाल के हमारे बंगला समाज के जितने भी त्यौहार होते हैं, सब त्योहारों में मुझे जाने का अवसर मिलता है, चाहे वो काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, अन्य कोई हमारे संकीर्तन हो, सारे महोत्सवों के माध्यम से मुझे बंगला संस्कृति को जानने का नजदीक से अवसर मिला। और मैंने जब वास्तव में इस संस्कृति को बहुत गहराई से जानने का प्रयास किया तो मुझे ये बोध हुआ कि बंगाल कितना दिव्य और कितना महान है। ये वो भूमि है जहां भारत को राष्ट्रगान देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अमर रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी है। अध्यात्म के क्षेत्र में रामचंद्र परमहंस भी है। स्वामी विवेकानंद जी जैसे युग पुरुषों ने यहां से निकलकर पूरी दुनिया को दिशा देने का काम किया। शिकागो के सम्मेलन में उन्होंने ऐसा उद्बोधन दिया कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का योगदान हुआ। और विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु और सत्येंद्रनाथ बसु जी ने पूरी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा किया। स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक सुभाष चंद्र बोस और महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की ये तपस्वी रही है। स्वामी विवेकानंद जी हम सबके आराध्य हैं। और मैं जहां से अब विधायक हूं, चंपावत, वहां पर आज अद्वैत आश्रम है और उस आश्रम में कई घंटों मैं ध्यान लगाने का मैंने वहां प्रयास किया है। साथ ही उत्तराखंड के जिन जिन स्थानों पर भी स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की है, जिस जिस जगह पर वो रहे हैं, हम उत्तराखंड में उनका स्वामी विवेकानंद कॉरिडोर बना रहे हैं। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला और शौर्य, जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां बंगाल ने अपनी प्रतिभा का लोहा न मनवाया हो। बंगाल केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की चेतना का एक गौरवशाली केंद्र है। आज ऐसी महान धरा को, मां शारदा की इस भूमि को मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज ये पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी की ये परिवर्तन यात्रा पश्चिम बंगाल में सुशासन लाएगी, सुरक्षा और विकास, इसके संकल्प का एक उद्घोष हुआ है। और आज इस विशाल सभा में आप सभी बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से, जिन क्षेत्रों से आकर आपने इतने उत्साह के साथ और संकल्प के साथ ये पहुंचे हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। जबकि मुझे पता है हम सब लोग कुछ विलंब से यहाँ पहुंचे हैं। आज यात्रा का पहला दिन है, लेकिन उसके बावजूद आपकी ये उपस्थिति, इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवान उपस्थित है, हमारी मातृशक्ति उपस्थित है, इस बात का ये प्रमाण है कि बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होने वाला है। यहाँ पर कमल फूल की सरकार आप सब लोग बनाने वाले हो। ये कोई साधारण जनसैलाब नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ जनसैलाब एकत्र हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसैलाब आया है, ये तुष्टीकरण, ये भाई भतीजावाद और कानून व्यवस्था के विरुद्ध उठी जनता की जागृत चेतना है। ये भीड़ नहीं है, ये परिवर्तन का प्रचंड संकल्प है। ये उमड़ा हुआ सागर तृणमूल कांग्रेस के अत्याचारी भ्रष्ट शासन के विरुद्ध जनता के बरसों से दबे हुए आक्रोश, पीड़ा और असंतोष का विस्फोट है। आज हिंगलगंज की धरती से उठ रही ये आवाज स्पष्ट संदेश दे रही है कि अब अन्याय नहीं चलेगा, अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा और अब पश्चिम बदलाव बदलेगा, पूरा राज्य बदलेगा और तेज गति से विकास की गति में आगे बढ़ता जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी ये यात्रा उस बंगाल के निर्माण का संकल्प है जिसकी परिकल्पना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सोनार बंगला के रूप में की थी। और ऐसा बंगाल जहां मन भयमुक्त हो, मस्तक गर्व से ऊंचा हो। लेकिन मैं आज हिंगलगंज की इस क्रांतिकारी धरती से जो मेरे मन में कुछ सवाल आते हैं, कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ सीधे सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं। अपनी अंतरात्मा पर हाथ रखकर
बताइए, क्या आज का बंगाल वैसा ही है जैसा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे? क्या है क्या वैसा? जोर से बोलिए आप लोग, बिल्कुल हाथ उठा के बोलिए। नहीं है। क्या आज के युवाओं के हाथ में रोजगार है? जोर से बोलिए, है ना? क्या आज हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा को सम्मान मिल पा रहा है जिसके वो उत्तराधिकारी हैं? तो अब हमें मिलकर गुरुदेव के उस स्वप्न को फिर से जीवित करना होगा। हमें ऐसे बंगाल का निर्माण करना होगा जो पूरे भारत के लिए संस्कृति, शिक्षा और समृद्धि का प्रकाश स्तंभ बने। भाइयों बहनों, पश्चिम बंगाल कभी देश का अग्रणी और समृद्ध प्रदेश था। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे राष्ट्रीय चेतना हो, महिला सुरक्षा हो या सुशासन हो, हर क्षेत्र में बंगाल देश का मार्गदर्शन करता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस गौरवशाली भूमि को आर्थिक रूप से, सामाजिक, प्रशासनिक ही नहीं बल्कि असुरक्षा के गंभीर संकट में धकेल दिया है। आज राज्य के अंदर 8 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा है और ऐसी स्थिति है, नवजात शिशु भी, जो पैदा होने वाला बच्चा है, वो भी लाखों के कर्ज तले जन्म ले रहा है। जिस बंगाल को नारी शक्ति मानकर पूजा जाता है, आज वहां हमारी माताएं बहनें, हमारी मातृशक्ति सुरक्षित नहीं है। कामधुनी से लेकर संदेश खाली तक की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और यहां पर अभी हमारे जो शहीद हुए रविंद्रनाथ मंडल, उनके बेटे सौरभ मंडल यहां पर मंच पर है। भाइयों बहनों, शहीद प्रतीक पवन मंडल जी की उनकी धर्मपत्नी सुप्रिया मंडल यहां पर हैं। प्रदीप मंडल, उनकी पत्नी पद्मा मंडल यहां पर हैं। भाइयों बहनों, हम सब ने देखा है किस तरह का अत्याचार यहां पर हुआ है, किस तरह की नाइंसाफी हुई है। हमने बहुत नजदीक से देखा है। संदेश खाली आपके बिल्कुल पड़ोस में, आप सब जानते हैं किस तरह से वहां पर महिलाओं के साथ क्या क्रूरता हुई है। वहीं कलकत्ता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक तैनात महिला डॉक्टर के साथ किस प्रकार बर्बर घटना ने पूरे देश को, केवल बंगाल ही नहीं पूरे देश को आक्रोशित कर दिया। और उस घटना ने हमारी बहन बेटियों को न्याय देने के लिए तृणमूल की पुलिस और प्रशासन ने रातों रात सबूत मिटाने का काम किया है। भाइयों बहनों, ममता दीदी आप तो सत्ता में ये कहकर आई थी कि हम कर्मचारियों को डीए देंगे, महंगाई भत्ता देंगे, और आपने कहा था कि जो सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दे सकती उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आज केंद्र और राज्य में डीए में 40% का अंतर किसी राज्य में है तो पश्चिम बंगाल में है। ममता दीदी ने सरकारी कर्मचारियों के हक पर भी डाका डाला है। आपने बंगाल के हमारे युवाओं को, शिक्षित युवाओं को कर्मजीवी बनाने की बजाय आपने उनको भत्ताजीवी बना दिया है। 5,000 10,000 रुपए का भत्ता देकर छोड़ दिया है। युवाओं को रोजगार के नाम पर केवल धांधली मिल रही है, भ्रष्टाचार मिला है। ऐसा करके भी ये कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के लोग कहते हैं हमने विकास किया है। अरे भाई, आपने क्या विकास किया है? यहाँ रायमंगल नदी के तटबंध बार बार टूट रहे हैं, सुंदरबन का विशाल क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है, लोग बेघर हो रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं। साबलेस बिल ग्राम पंचायत में इच्छामती नदी का तटबंध किसी भी क्षण टूट सकता है, पूरे गांव डूब सकते हैं। 13 नंबर बागड़ा डाबर स्विच गेट के पास दरारें आ गई हैं। ग्रामीण लोग रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, भय के साये में जी रहे हैं और तृणमूल सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो आपकी सुरक्षा के लिए, बंगाल की सुरक्षा के लिए 2015-16 में भारत सरकार ने स्वीकृत किया था, लेकिन 10 साल बाद भी वो केवल कागजों पर सीमित है। मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली से जो पैसा आपकी सुरक्षा के लिए भेजा गया था, यहाँ के विकास के लिए भेजा गया था, साइक्लोन से तटबंध बनाने के लिए भेजा गया था, आखिर वो कहां चला गया? किसकी तिजोरी में चला गया? भाइयों बहनों, उससे किसकी जेब भर गई? हिंगल के हमारी भाई बहन आज भी शुद्ध पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। 15 साल का शासन हो गया और शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, ये शासन है या बंगाल की जनता के साथ कि भद्दा मजाक है?
तृणमूल के शासन में केवल भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ है, बल्कि बंगाल के भविष्य को नींव यानी शिक्षा को भी पूरी तरह से ध्वस्त करके डाल दिया गया है। 8200 स्कूल पूरी तरह से बंद हो गए, 8200 स्कूल बंद हो गए और 10,000 स्कूल बंद होने के कगार पर है। जिस बंगाल ने पूरे देश को ज्ञान का प्रकाश दिया, आज उस बंगाल का भविष्य, उसके बच्चों का भविष्य अंधेरे कमरों में सिमट गया है। इतना ही नहीं, तृणमूल के कुशासन में किसान और उद्योग भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। भाइयों बहनों, अनेक प्रसंग है, अगर मैं उसको सुनाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही आपका मां माटी और मानुस है जो आपने नारा दिया था? यहां घुसपैठ हो रही है चारों तरफ से। सीमा सुरक्षा का मुद्दा अत्यंत गंभीर है। सीमा पर बेरोक टोक से आज भी बंगाल ही नहीं, पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए यहां बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अभी मेरे से मीडिया वाले पूछ रहे थे जब मैं आ रहा था कि कह रहे SIR यहां पर लागू हो रहा है, उसके खिलाफ ममता दीदी धरने पर बैठने वाली है। अरे पूरे देश के अंदर SIR हो रहा है भाई, लोकतंत्र स्वच्छ पद्धति से चलता है, पारदर्शिता से चलता है, तो आपको क्या परेशानी है अगर कोई फेक वोट अगर हटाए जा रहे हैं, जो गलत तरीके से पढ़ने वाले वोट है, जो आपके अधिकारों पर डाका डालने वाले लोग हैं, आखिर उनको हटाने का काम चुनाव आयोग कर रहा है, उसमें आपको परेशानी हो रही है भाइयों बहनों। और फर्जी वोट के काम, जाली वोटर ID के दम पर घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, खास वोट बैंक को मजबूत किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि CAA का कानून आता है देश के अंदर, जो बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू शरणार्थी भाई हैं, उनको यहाँ की नागरिकता देने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार करती है। तो भाइयों बहनों, उससे भी आपको परेशानी होती है। लेकिन मैं आज आप सबके समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं, केंद्र सरकार अपने संकल्प पर अडिग है। हमारे जो शरणार्थी भाई बहन दशकों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें नागरिकता और उनको सम्मान हर कीमत पर मिलकर रहेगा। उनकी नागरिकता को कोई नहीं रोक सकता है। ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार, इसकी गारंटी है। भाइयों बहनों, हमारे राज्य के अंदर, उत्तराखंड के अंदर उधम सिंह नगर जिले में बड़ी संख्या में बंगाली परिवार निवास करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और इस दौरान ही मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि बाबा केदार से उनके उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। धामी के इस संदेश से मंत्री चौहान के प्रति सम्मान और स्नेह झलकता नजर आया। मुख्यमंत्री की शुभकामनाओं से दोनों नेताओं के बीच में पारंपरिक सम्मान और सकारात्मक संबंधों का संदेश मिलता है, जो राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देहरादून में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने शासकीय आवास पर पौधारोपण किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को जन्मदिन की बधाई दी और उनके स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफल जीवन की कामना की है। गणेश जोशी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को प्रकृति की रक्षा और पौधारोपण में योगदान देना चाहिए। बीजेपी नेता और युवा मोर्चा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। देहरादून में व्यय वित्त समिति की हालिया बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई है। अमृत 2.0 योजना के तहत ही सशस्त्र धारा पेयजल योजना को हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा ही सतपुली बैराज और हल्द्वानी फायर स्टेशन के आवासीय प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति मिली है। बैठक में डांडा लखोंड में शहरी विकास निर्देशालय के लिए नए भवन के निर्माण की योजना को भी मंजूरी दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। इससे प्रदेश में नागरिक और सुविधाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार की उम्मीद है। हरिद्वार के राधा रसिक बिहारी मंदिर में टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई और अखंड परशुराम अखाड़े के संतों और श्रद्धालुओं ने सेमीफाइनल मुकाबले से पहले मंदिर में मंत्रोच्चार किया और टीम की सफलता की कामना की है। पुजारी पंडित पवन शास्त्री और अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि मुकाबला किसी युद्ध से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर टीम इंडिया संयम और एकजुटता के साथ खेलेगी तो न सिर्फ सेमीफाइनल बल्कि फाइनल भी जीतकर T20 वर्ल्ड कप में भारत का परचम लहरा सकती है।
रुड़की में आंगनबाड़ी राशन सप्लाई में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जहां पर देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने माड़ी चौक में मौजूद सेंट्रल गोदाम में अचानक से छापेमारी कर स्टॉक का निरीक्षण किया। जांच में कई पैकेट और इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट संदिग्ध या फिर गायब मिली हैं और गोदाम में बाल श्रमिक भी काम करते पाए गए हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने गोदाम संचालक के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कराने के भी निर्देश दे दिए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजी जा रही सामग्री के सैंपल लिए गए हैं। छापेमारी में शामिल सेवानिवृत्त अधिकारी राजेश कपिल की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर विवादित देखने को मिल रही हैं। देहरादून पुलिस परिवार ने रंगों और खुशियों के त्योहार होली को हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया। एसएसपी देहरादून ने पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी, सभी को प्रोत्साहित किया। एसएसपी ने साफ तौर पर कहा कि आप सतर्क रहेंगे तो आम जनता सुरक्षित रहेगी। उन्होंने पुलिसकर्मियों को ये भी बताया कि पुलिस परिवार एकजुट और कर्तव्य निभाने में इस दौरान उन्हें अपने परिवार से दूर रहकर आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ती। रंगों और खुशियों के त्योहार को हर्षोल्लास पूर्वक मनाने और सकुशल संपन्न कराने जाने हेतु एसएसपी दून द्वारा सभी अनिस्थों को अपने अपने क्षेत्रों में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपसी सौहार्द खराब करने और अराजकता फैलाने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए उन्हें निरुद्ध किए जाने के निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही अनुपालन में दून पुलिस ने जनपद के चप्पे चप्पे पर पूर्ण मुस्तैदी के साथ तैनात रहते हुए होली के पावन पर्व पर सकुशल संपन्न कराया। पुलिस की तत्परता से किसी भी क्षेत्र में किसी तरह के किसी प्रकार के हुड़दंग की कोशिश जो की गई उसको लेकर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है फिलहाल। और दून पुलिस कप्तान के निर्देश में दून पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की सभी संपन्न हुई। उत्तराखंड के पहाड़ों में होली का पर्व पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाए। आपको बताया कि यहाँ पर पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट क्षेत्र में प्रसिद्ध होली के रंगों में लोग पूरी तरह से सराबोर नजर आए थे। यहाँ पर स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और पारंपरिक गीतों के साथ में उत्सव का आनंद भी लिया है। गंगोली हाट में होली अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और लोक गीतों के लिए मानी जाती है और पर्व के दौरान ही गांव और कस्बों में लोग इकट्ठे होकर रंग संगीत और नृत्य के साथ होली का जश्न मनाते हैं और इसके साथ ही इस अवसर पर क्षेत्र में उत्साह और भाईचारे का माहौल देखने को मिला। पिथौरागढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर होली को लेकर उत्साह देखने को मिला है, भाईचारे का माहौल यहां पर देखने को मिला। इकट्ठे होकर रंग गुलाल खेलते नजर आए हैं, झूमते नजर आए हैं, अलग तरीके से होली मनाते नजर आए हैं। तो स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली का जश्न मनाया है। पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट क्षेत्र में प्रसिद्ध होली के रंगों में रंगे हुए नजर आए हैं। पहाड़ों में होली का पर्व काफी ज्यादा पारंपरिक और उत्साह वाला माना जाता है और इसी दौरान उल्लास के साथ में यहाँ पर होली मनाई गई। पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में प्रसिद्ध होली के रंगों में लोग पूरी तरह से सराबोर नजर आए हैं। यहाँ पर स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेली है, गुलाल लगाया है और होली की शुभकामनाएं भी दी है। पारंपरिक गीतों के साथ में उत्सव का आनंद लिया गया है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।